साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मैं आपकी एक नई क्लास में। फिजिक्स की इस क्लास में दोस्तों आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऊष्मा। आज एक नया टॉपिक है ऊष्मा। आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ ऊष्मा। ठीक है, इसके पहले आप ध्वनि तरंगों को पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको, और इसी तरह बने रहिए वीडियोस में, और जो भी समस्या है आप हमसे शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आगामी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए जो है जम के तैयारी करिए, शुभकामनाएं साथ हैं। और प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप हर टॉपिक वाइज जो है वीडियोस को देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है ऊष्मा। ऊष्मा में हम लोग जो है कुछ खास चीज़ों को पढ़ेंगे। ताप पढ़ेंगे, तापमापन पढ़ेंगे, तापमापी को पढ़ेंगे, तापमापन के पैमाने पढ़ेंगे, ताप मापने के जो पैमाने होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ऊष्मा में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऊष्मा क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऊष्मा क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऊष्मा को देखेंगे। ऊष्मा कहते किसे हैं? वस्तु की उष्णता और शीतलता का माप। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा ताप। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट, आप समझ रहे हैं। ऊष्मा क्या है? हीट है। ऊष्मा क्या है दोस्तों? ये ऊर्जा है एक तरह से। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है जो क्या करती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है किस वजह से? तापांतर के कारण। तापांतर के कारण ये ऊष्मा है। ठीक है, अब ऊष्मा में हम ताप से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं ताप क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं ताप क्या है। ठीक, ताप को समझा जाए। टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं ताप या तापमान, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर या ताप बेसिकली क्या होता है दोस्तों? ये किसी भी वस्तु की बस एक लाइन में समझने का प्रयास करिएगा। एक लाइन में इसको समझने का और मेमोराइज करने का प्रयास करिएगा। ये किसी भी वस्तु की दो कीवर्ड हैं इसमें, उष्णता और शीतलता की माप है। दो शब्द हैं। किसी भी वस्तु की जो उष्णता है मतलब गर्मी है, हॉटनेस है, और उसकी कोल्डनेस है, ठंडापन। ठंडापन और गर्म मतलब उष्णता, शीतलता या कोल्ड या हॉटनेस का जो मामला है, इसी के बीच का जो मापन है यही क्या है? ताप है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ताप। इसी का मापन क्या कहलाता है? ताप या टेम्परेचर कहलाता है। किसी भी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप क्या है? ताप। अब देखिए ताप है क्या वास्तव में? हमने बताया ऊष्मा, एक ऊष्मा हमने बताया कि एक कॉन्सेप्ट है ऊष्मा का जो एक ऊर्जा है। तो किसी भी वस्तु का ऊष्मीय मान, किसी भी वस्तु का ऊष्मीय मान या किसी भी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था ही क्या है? ताप है। किसी भी वस्तु की जो ऊष्मीय अवस्था है वो क्या है? ताप है। ठीक है, ऊष्मीय अवस्था। टेम्परेचर समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, टेम्परेचर को आपने देख लिया। अब देखिए ऊष्मा ऊर्जा को देखते हैं। टेम्परेचर एक तरह से ऊष्मीय अवस्था ही क्या है? ऊष्मीय अवस्था ही टेम्परेचर है। अब ऊष्मा को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ऊष्मा ऊर्जा को हम थोड़ा सा
डिटेल में देखते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा को समझते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा, ये ऊष्मा है, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब ये क्या है? यह एक ऊर्जा है। यह क्या है? यह एक ऊर्जा है, मतलब ये एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? एनर्जी है, जो दो वस्तुओं के बीच, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु है ये और ये है दूसरी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, और स्थानांतरण के समय, स्थानांतरण के समय ही ये ऊष्मा कहलाती है। मतलब जब इसका स्थानांतरण होता है तब इसका रूप क्या होता है? ऊष्मा का, यही होता है ऊष्मा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए स्थानांतरण के समय जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, यही क्या है? ऊष्मा है। ये ऊर्जा इसमें थी, इस वस्तु में आ रही है, ये ऊर्जा इसमें थी, ये वस्तु में आ रही है, तो ये जो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है, स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा, यही क्या है दोस्तों? ऊष्मा है। यही स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या है? ऊष्मा है। समझ में आया? चलिए ठीक है। ऊष्मा इसका मतलब क्या हुआ? एक एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है ऊष्मा। चलिए ठीक है। अब आगे हमको क्या समझना है? किसी भी वस्तु का ताप, अब देखिए ताप क्या होता है। किसी वस्तु का जो ताप होता है दोस्तों, वो उस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा होती है, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा और उस पदार्थ की प्रकृति, ये दोनों चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है उस वस्तु का ताप। किसी वस्तु का ताप किस चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों? उस वस्तु में ऊष्मा की कितनी मात्रा है, दूसरी बात उस वस्तु में पदार्थ की प्रकृति क्या है या नेचर क्या है। दो चीजों पे उस वस्तु का टेम्परेचर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? अब देखिए ऊष्मा क्या है? उस वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और ये जो टेम्परेचर है, वस्तु का ताप, इन दो चीजों पे निर्भर करती है वस्तु की ऊष्मा। वस्तु की ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है? वस्तु के द्रव्यमान पे और वस्तु के टेम्परेचर या ताप पे, ठीक है। लेकिन वस्तु का ताप किस पे डिपेंड करता है? उस वस्तु में कितनी ऊष्मा की मात्रा है, और ऊष्मा का मतलब ऊर्जा ही हुआ, तो ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा। तो उस वस्तु में ऊष्मा की कितनी मात्रा है, दूसरी चीज उस पदार्थ की, उस विशेष पदार्थ की प्रकृति या नेचर क्या है। ये चीज हो गई वस्तु की ऊष्मा और ताप में अंतर। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आइए दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों। अब समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऊर्जा है, अगर ऊष्मा ऊर्जा है, अगर ऊष्मा ऊर्जा है तो इसे चेंज भी किया जा सकता है दूसरे फॉर्म में। इसका मतलब हुआ ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा एक ऊर्जा है, आपको पता है,
अगर ऊर्जा है तो इसका जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऊष्मा को किस में हम बदल रहे हैं? कार्य में, मतलब ऊष्मा को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण से देखते हैं दोस्तों। देखिए ये प्रमाण, इसका इस कॉन्सेप्ट का प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, ये एक सिद्धांत है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे हम किस में चेंज कर सकते हैं? वर्क में या कार्य में बदल सकते हैं। ये सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया? रमफोर्ड, एक वैज्ञानिक थे रमफोर्ड, इन्होंने ही इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। बाद में इसी के जो है सिद्धांत पे डेवी ने एक प्रयोग किया, वैज्ञानिक थे डेवी, उन्होंने एक प्रयोग किया। आइए देखते हैं वो प्रयोग क्या था। डेवी ने क्या किया दोस्तों? डेवी ने, ध्यान दीजिएगा कौन से सिद्धांत की बात हो रही है कि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है जिसको हम कार्य रूप में बदल सकते हैं, वर्क के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं बहुत अच्छा सा। दो बर्फ के टुकड़े लिए इन्होंने दो बर्फ के टुकड़े लिए और दोनों बर्फ के टुकड़ों को आपस में इन्होंने रगड़ा और रगड़ के क्या किया? पिघला के आपस में मिला दिया। मतलब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में ही रगड़ दिया और रगड़ के दोनों पिघल गए, आपस में मिल गए। क्लियर हुआ? अब देखिए पिघल के ये मिल गए। अब सोचिए बर्फ का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जमी हुई है, तो ये बर्फ पिघली कैसे? आखिर पिघलने के लिए इसमें ऊष्मा कहाँ से आई? यही है सवाल। ऊष्मा, जो आवश्यक ऊष्मा है, आवश्यक ऊष्मा है, किस चीज के लिए आवश्यक? बर्फ को पिघलाने के लिए। अब दोस्तों देखिए बर्फ को इन्होंने रगड़ा और पिघला के क्या किया? आपस में मिला दिया। इसका मतलब है कि कुछ ऊष्मा प्राप्त हुई होगी तभी तो बर्फ पिघली होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ तो पिघलेगी नहीं अपने आप। कहने का मतलब उसके लिए क्या किया गया? आवश्यक ऊष्मा जो प्राप्त की गई वो कहाँ से प्राप्त की गई? कार्य से। जो घिस के रगड़ने वाला काम था, इसके पश्चात क्या हुआ? ऊष्मा पैदा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? बर्फ पिघल गई। क्लियर हुआ? बर्फ को पिघलाने में जो कार्य किया गया वो ऊष्मा में परिवर्तित हो गया। समझ में आ गया आपको? ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में हो सकता है, कार्य का परिवर्तन ऊष्मा में हो सकता है, क्योंकि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का सिर्फ स्वरूप बदल सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, E = mc², जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आइए दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये बात आपको उदाहरण से समझ में आ गई होगी। अब आइए दूसरी बात आपको बताते हैं कि जूल ने क्या कहा है इस पर। ठीक है, जूल का नाम आप जानते ही होंगे, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। जूल ने कहा, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। जूल ने कहा अर्थात ये बात साबित हो जाती है कि ऊष्मा जो है क्या है? ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब ऊर्जा का ही एक रूप हो गया ऊष्मा। ये जूल ने साबित कर दिया। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। आप देखिए हम ऊष्मा समझ चुके हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक जान लेते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इन्हीं के सम्मान में है। क्या है? जूल। ये है एसआई मात्रक। अगर आपसे पूछे परीक्षा में सीजीएस मात्रक क्या है, तब क्या बताएंगे? कैलोरी है। सीजीएस मात्रक कैलोरी है। कैलोरी का प्रयोग किया जाता है सीजीएस प्रणाली में। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मात्रक भी हमने देख लिया। जूल के सम्मान में इसका मात्रक जूल रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दूसरी चीज देखा जाए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैलोरी क्या है। कैलोरी को हम बदलेंगे जूल में। कैलोरी
कैलोरी की अगर हम परिभाषा दे दोस्तों तो ये कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम जल को, ठीक है, 1 ग्राम जल को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसका मान कितना है, 1 कैलोरी। मतलब 1 कैलोरी टेम्परेचर ऊष्मा से, 1 कैलोरी ऊष्मा से हम किसी भी 1 ग्राम जल के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर सकते हैं। ये कैलोरी की परिभाषा है। अब देखिए 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। मतलब कैलोरी बड़ा मात्रक है, कैलोरी बड़ा मात्रक है जूल से, ठीक है। या कह सकते हैं 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए किसी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए अगर 1 ग्राम जल है तो कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी, 1 कैलोरी की ऊष्मा आवश्यक होगी। क्लियर हुआ? और ये याद कर लीजिए कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.186 जूल होता है, ठीक है। मतलब कैलोरी बड़ा मात्रक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए ये क्लियर हो गया आपको, इसका मात्रक भी क्लियर हो गया, ऊष्मा भी समझ में आ गई। आइए देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ऊष्मा के प्रभाव से किस किस तरह का भौतिक परिवर्तन हो सकता है, रूप, रंग, आकार, आयतन और गुणों में किस तरह बदलाव आता है वो हम देखेंगे। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा दोस्तों, पहली चीज हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है दोस्तों, वस्तु की भौतिक संरचना। ऊष्मा के प्रभाव से, ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, वस्तु की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना जैसे रूप, रंग, आकार, आयतन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ताप, अवस्था, इनमें क्या होता है, बदलाव आ जाता है। इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें क्या होता है, बदलाव आ जाता है। इनमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा भौतिक संरचना में इनके परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, मतलब जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करने पर, मतलब हम ऊष्मा का प्रभाव देख रहे हैं उस पर, किसी वस्तु पर को गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, गर्म करने पर वस्तु का क्या होता है, तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम ऊष्मा को उसमें प्रभावित करते हैं, उस वस्तु को ऊष्मा से प्रभावित करते हैं, या ऊष्मा उसको जो है ऊष्मा से हम गर्म करते हैं, तब क्या होगा, ऊष्मा से अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वस्तु का जो टेम्परेचर है या तापमान है ये क्या होगा,
बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। समझ में आया? तीसरी बात क्या होती है दोस्तों? वस्तु का आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने पर या गर्म करने पर, किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने पे क्या होगा? बढ़ाने पर वस्तु का आयतन बढ़ जाएगा। क्या क्या हो रहा है? तीन चीजें आपने देखी। ऊष्मा के प्रभाव में भौतिक परिवर्तन क्या क्या होता है? पहला, उसका रूप रंग बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी। दूसरी, टेम्परेचर बदल जाएगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा अगर हम उसको गर्म करते हैं या ऊष्माकांक बढ़ाते हैं, ऊष्मा का मान। उसका आयतन बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन का मतलब ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मतलब फैलता ही है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को गर्म करने पे उसका आयतन जो होता है, उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु को गर्म करने पे जो उसका आयतन होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वस्तु के आयतन बढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों? जो वस्तु का आयतन होगा उसको बढ़ने के बाद क्या होता है? बढ़ने का मतलब ये है कि वो प्रसार हो जाएगा उसका। देखिए, कुछ चीजें अपवाद है, जैसे रबर को हम गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? इसका आयतन घट जाएगा, मतलब सिकुड़ने लगती है। लेकिन मैक्सिमम चीजों को गर्म करने पे या ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने पे उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। मतलब ऊष्मा से क्या क्या भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और देख लेते हैं क्या होता है। ठोस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में जो परिवर्तन होता है, अगर मतलब ठोस द्रव में बदलती है, द्रव गैस में बदलती है, या वाइस वर्सा, गैस द्रव में, द्रव ठोस में, इनमें जो परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? तापमान में परिवर्तन की वजह से। परिवर्तन की वजह से, टेम्परेचर में चेंज की वजह से ही इनमें परिवर्तन होता है, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। समझ में आया? ठीक है। और ये तापमान में जो परिवर्तन कैसे होगा? तो तापमान में परिवर्तन कैसे होगा? ये ऊष्मा की वजह से होगा। ऊष्मा हम बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, ऊष्मा घटाएंगे तो तापमान कम होगा। क्लियर हुआ? चलिए, बात समझ में आ गई दोस्तों। ये भी एक पॉइंट है। गर्म करने पे और क्या क्या होता है? ऊष्मा का मान बढ़ाने पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पदार्थ का रूप रंग तो आपने देखा ही, ठीक है, वो तो बदलता ही है। इसके अलावा क्या होता है? गर्म करने पर पदार्थ का रूप रंग तो बदलता ही है। इसके अलावा क्या क्या बदलता है? विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है। विलायक की विलयन क्षमता। विलायक मतलब मान लीजिए वो वस्तु क्या है? लिक्विड है। विलायक है मतलब जो अपने में चीजों को घोलती है। विलायक है अगर वो वस्तु, तो उसकी जो विलयन क्षमता है वो भी टेम्परेचर से बढ़ती घटती है। जैसे पानी को आप गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? चीनी घोलने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक उदाहरण है। तो इसकी जो विलयन क्षमता है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। किसी वस्तु में हम ऊष्मा का प्रसार करते हैं तो उसकी वजह से उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता में भी परिवर्तन आ सकता है। और रूप रंग तो आप पहले ही जान चुके हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? ऊष्मा से जो है
किस किस्म के भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं? वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन आ सकता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, वस्तु के आकार आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो कुछ विशेष क्षमता है, जैसे विलयन की क्षमता है, अगर वो विलायक है तो उसकी विलयन की क्षमता पर असर पड़ेगा, विद्युत प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ेगा, विद्युत प्रतिरोध क्षमता पर भी असर पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया कि ऊष्मा का जो है प्रभाव भौतिक परिवर्तनों के रूप में किस तरह होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हमको जानना है, अब हमको क्या देखना है, रासायनिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं भी। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है दोस्तों? जैसे पदार्थ को अगर गर्म किया जाए, गर्म करने का मतलब ऊष्मा देना, पदार्थ को गर्म करने पर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, वो स्थायी जो है बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट और मिश्रण है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर हम इनके मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अगर हम इनके मिश्रण को दोस्तों गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, टेम्परेरी होता है, वो अवस्था बदल भी सकती है। जैसे द्रव की 3 अवस्थाओं में भी आपने देखा, उसमें भी ऊष्मा का भौतिक परिवर्तन होता है ऊष्मीय प्रसार से। तो अगर द्रव गैस में बदल सकता है तो गैस भी द्रव में वापस भी चेंज हो सकती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है और यह स्थायी होता है। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे आपने उदाहरण में देखा, अगर इस तत्व को हम इस तत्व के मिश्रण के साथ मिला के गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी मुक्त अवस्था में। तो कुल मिला के क्या हो गया, ऐसे परिवर्तन भी ऊष्मा की वजह से होते हैं। तो ये हो गया ऊष्मा से होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा के प्रभाव से। चलिए दोस्तों, ये बात खत्म हो गई। अब आइए देखते हैं दूसरी चीजों को। हम देखेंगे तापमान मापने वाले यंत्रों को। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि तापमापी यंत्र क्या होते हैं। तापमापी यंत्र, तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मोमीटर। क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब होता है तापमापी, जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। चलिए ठीक है, अब ये क्या है, ताप मापने का एक यंत्र है, ताप मापने का यंत्र। ठीक, तापमापी ये चीज हो गई। अब देखिए ताप मापने के लिए किया क्या जाता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ के किसी ऐसे गुण का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो ताप पे निर्भर करता है। जैसे कुछ गुण ऐसे होते हैं जो ताप पर निर्भर करते हैं। कैसे समझेंगे इसको, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, द्रव के आयतन में प्रसार, ये द्रव का गुण है, ये द्रव का गुण है कि अगर इसको जो है गर्म किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इसके आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा। तो ये गुण क्या है, ताप पर निर्भर करता है। गैस के आयतन में प्रसार, ठीक, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, अभी आपने देखा पदार्थ के
विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है। ये सारी चीजें क्या है, ताप पर निर्भर है, ताप पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, ये गुण जो वस्तु में होते हैं ये ताप पे निर्भर होते हैं। तो ठीक है, मतलब ऐसे किसी गुण का प्रयोग किया जाता है ताप मापने के यंत्र में। क्लियर हुआ। अब देखिए तापमापी कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। प्रमुख तापमापियों को हम देखेंगे दोस्तों, कौन कौन से हैं, उनका क्या प्रयोग है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला तापमापी यंत्र द्रव तापमापी। पहला है द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। पहला क्या है, लिक्विड थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, द्रव का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। या तो पारे का प्रयोग होगा या तो अल्कोहल का प्रयोग होगा। लिक्विड में दो चीजों का प्रयोग होता है इसमें। अब दोनों को आप अच्छे से समझिए। 40 -40 से 350, अगर -40 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेजर करना है, तब क्या होगा, पारे का प्रयोग होगा। ध्यान से समझिएगा, द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग कब किया जाता है, जब ये टेम्परेचर, इस परास के टेम्परेचर को मापना हो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल का कब प्रयोग होगा दोस्तों, 40 डिग्री से नीचे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को मापने के लिए, क्लियर हुआ। -40 डिग्री से नीचे का जो टेम्परेचर होगा उसके मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 350 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पारा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए इसमें पारा जो होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, पारा जो जमता है, पारा जो होता है, पारे का जमाव बिंदु है, वो क्या है दोस्तों, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल कितने पे जमता है, 115 डिग्री। अल्कोहल 315, ठीक है, 315 नहीं, 115, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे अल्कोहल जमता है, -115 डिग्री टेम्परेचर होगा तब जाके ये जमेगा, और ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। इसीलिए क्या होता है, इस टेम्परेचर पे इसका जो है वो किया जाता है, परास है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 सेंटीग्रेड, और इसका क्या है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान जो होंगे उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का, द्रव तापमापी में या लिक्विड थर्मोमीटर में। क्लियर हुआ। चलिए द्रव तापमापी समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर पे, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं और प्रचलित है। ठीक है, ये कौन सा थर्मामीटर है दोस्तों, ये थर्मामीटर है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसकी खास बात क्या है, डॉक्टरी थर्मोमीटर, ये मानव शरीर के जो ताप है इनके मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मानव शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए मानव शरीर के तापमान का जो परास होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका होता है। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में लिखें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेंटीग्रेड,
इसी के बीच का इसका परास रहता है, ठीक है। इस पे जो बिंदु अंकित होते हैं डाक्टरी थर्मामीटर पे, वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। मानव के शरीर का जो तापक्रम का परास है वो यही है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। क्लियर हो गया? तो ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का एक पैमाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कुछ जो है तापमापी यंत्र। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी जो बची चीज़ें हैं अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण थर्मामीटर हैं उनको हम देखेंगे अगली क्लास में, जहाँ से पीसीएस में प्रश्न भी पूछा गया है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ऊष्मा, ताप, तापमापी यंत्र, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखिएगा और अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।